हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ टेक गुरुज। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो भी थे हमारे, उनमें हमने लाइफ प्रोसेसेस का जो पूरा चैप्टर था उसको अच्छी तरह से कवर किया। लाइकवाइज वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, वी स्टडीड अबाउट nutrition, we studied about transportation, respiration, excretion. Along with that we studied about nutrients, types of nutrition. In sum total I would say कि हमने सब कुछ कवर कर लिया था जो भी लाइफ प्रोसेसेस में आपके लिए इम्पोर्टेंट था और जो भी इंक्लूडेड था सब कुछ। ओके, एंड टुडे आज हम स्पेसिफिकली ये वीडियो लाए हैं टू फोकस ऑन द इन-टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो चैप्टर के बीच में होंगे और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे कि हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया तो दिस इज द टाइम वी शुड कवर द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो, and followed by this we will be covering the exercise questions also. There will be a separate video for the exercise questions. So today basically we are going to focus on the in-text question of the chapter life processes. Okay, chalo let's start this topic of the in-text questions. Okay, so let's focus on the very first question. हमारा सबसे first question क्या है? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? Question is saying कि जैसा अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो डिफ्यूजन कैन ऑल जो प्रोसेसेस होती हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो सिंगल सेल में हो जाता है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि ह्यूमंस व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट? बिकॉज होता क्या है, ऑर्गन्स ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती। लेट्स सी द आंसर। In multicellular organisms, all the cells may not be in the direct contact within the surrounding environment, hence the diffusion will not meet all the requirements of the cells. Yeah, very basic. सेल्स के जो ऑर्गन्स होती हैं हमारी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी होता है वो वेल डिफाइंड होता है। सेल्स का एक एग्रीगेट टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ का एक एग्रीगेट ऑर्गन बनता है। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वहाँ उस जगह पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं ऑक्सीजन का, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता बिकॉज वो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है। इस वजह से एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट ताकि हम अपना ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल के ऊपर ध्यान देते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? हम कैसे ये चीज़ बोलेंगे कि कोई भी चीज़ जिंदा है, अलाइव है? तो सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिक डिफरेंसेस जो होती है वो क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो मूवमेंट शो करती हैं, लोकोमोशन शो करती हैं। नॉन लिविंग जब तक एक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो वो मूव या लोकोमोट नहीं करती है। आफ्टर दैट वी स्टडीड कि वो जो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ दिखता है, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं दिखता है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े थे, सवाल वही बोल रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ब्रीदिंग, ग्रोथ एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, अगला सवाल। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स? जो आउटसाइड लिविंग मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो बाहर पाए जाते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो क्यों चाहिए होता है? क्यों चाहिए होता है? लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, सो दैट यू कैन मेंटेन योर लाइफ, यू कैन सस्टेन। तो आंसर क्या होगा? आउटसाइड रॉ मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ बाय एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल क्यों ज़रूरी है? ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जो उनके लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जिंदा रहने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें खाना मिलेगा नहीं तो वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आउटसाइड रॉ मटेरियल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। ठीक है, let's focus on the fourth question. The fourth question is saying what processes would you consider essential for maintaining life? What processes, कौन से प्रोसेसेस को आप नेसेसरी समझते हो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए? तो बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, respiration, transportation, excretion, all these processes are necessary for your body, for your survival, and these processes are called as life processes. All processes that perform the maintenance functioning of living organisms are called life processes. All life processes are essential for maintaining life. ये सारे ही life processes बहुत necessary है, बहुत ज़रूरी है to maintain a organism's life. What is the fifth question? The fifth question is saying what are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? हमने ये चीज़ पढ़ा है, there are different modes of nutrition, जिसमें सबसे पहला आता है autotrophic nutrition, दूसरा आता है heterotrophic nutrition. अगर मैं चाहूँ तो इसे फर्दर भी क्लासीफाई कर सकती हूँ. Autotrophic nutrition is further divided into photosynthetic and chemosynthetic. Heterotrophic की बात करूँ तो holozoic, saprophytic and parasitic. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में? अगर मैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बात करती हूँ तो फूड इज मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है फूड के प्रोडक्शन के लिए इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. एंड इफ आई टॉक अबाउट हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके फूड बनाते हैं, यही फूड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं वो इस ही ऑर्गेनिक फूड को यूज़ करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. ओके, थर्ड इज सेकेंड पॉइंट इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज रिक्वायर्ड. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. और हेटरोट्रॉफिक में क्लोरोफिल और सनलाइट का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ऐसे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से भी हो सकता है और कीमोसिंथेसिस से भी हो सकता है. फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से फूड बनाना, एंड कीमोसिंथेसिस इज यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स के यूज से फूड का प्रोडक्शन करना. और ऐसी कोई भी चीज़ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं होती है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये कुछ बैक्टीरियाज और ग्रीन प्लांट्स में देखा जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट हेटरोट्रॉफिक तो इट अकर्स इन एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस plants. So this was the basic difference between autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Very clear, very easy. Next question, where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? अब photosynthesis का process perform करने के लिए plants को जो भी green materials चाहिए होता है, raw materials चाहिए होता है, वो कहाँ से मिलता है? तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है? सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रॉ मटेरियल इज वाटर, थर्ड रॉ मटेरियल इज सनलाइट एंड द फोर्थ रॉ मटेरियल इज क्लोरोफिल. सो सबसे पहला पानी. पानी कहाँ से मिलेगा? रूट्स अब्सॉर्ब करेंगे सॉइल से. सॉइल क्या करेंगे? सॉइल्स आर डीप इनटू द अर्थ, और वो क्या करेंगे? रूट्स आर डीप इनटू द अर्थ, तो क्या करेंगे? वो सॉइल में से सारा पानी एब्जॉर्ब करेंगे और लीव्स तक पहुंचाएंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वो प्लांट के अंदर कैसे आएंगे? तो प्लांट के अंदर आने के लिए प्लांट का जो लीव्स होते हैं उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमाटा. दो गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल्स के बीच में एक छोटा सा पोर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमाटा. तो ये जो एंट्री एंड एग्जिट होता है गैसेस का, ये स्टोमाटा के थ्रू ही होता है. स्टोमाटा इन लीव्स अलाउज द कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर इनटू द प्लांट. ठीक है. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में एक तरह के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. एंड वी आर वेरी वेल नोन टू दिस कि सनलाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. सन से हमें क्या मिलता है? सनलाइट मिलता है. तो ये सारे रॉ मटेरियल्स जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, इनका सोर्स ये सारी चीजें होती हैं. तो आगे क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? स्टमक में एसिड का क्या रोल होता है? तो हमने पढ़ा था कि कुछ एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए नेसेसरी है,
बट वो इनिशियली जब सिक्रीट होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। अब एक एसिड यानी कि HCl, गैस्ट्रिक एसिड दैट इज HCl, वो आके क्या करता है, उस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, acid HCl present in our stomach makes the medium acidic so that to facilitate the action of enzyme pepsin and it kills the bacteria ingested with food। ठीक है, एक तो वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, बिकॉज जब तक पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और साथ ही साथ अगर आपके खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया आ गया है आपके स्टमक तक तो उसे वो मारने का काम भी करेगा। ठीक है, दिस वाज द एसेंशियल रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। Our very next question is the question number 8 and it says what is the function of digestive enzymes? Digestive enzymes का function क्या होता है? तो digestive enzyme क्या करते हैं, जो भी आप complex food खाते हो उसको break down करके simpler form of food में convert करने का काम करता है digestive enzymes। क्या role होता है digestive enzymes का? Digestive enzymes acts on the complex food to break them into simpler components। उस complex food को simpler components में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? तो क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे किस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो आपको पता होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलीज जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाता है। तो लेट्स सी द आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर लाइनिंग टू विच increases the surface area for absorption of food. These finger like projections are called villi. The villi are richly supplied with blood vessels which takes the absorbed food to each and every part of the body. इन विलीज के पास होते हैं माइक्रोविलीज एंड दीज माइक्रोविलीज आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, और ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में, और ये ब्लड क्या करता है पूरे बॉडी में उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ विली एंड इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को डिजाइन किया गया है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक वेव लाइक फॉर्म में, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कम टाइम में हो सके। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास क्या डिमेरिट आ जाता है, क्या डिसएडवांटेज आ जाता है, या फिर मैं बोलूँगी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एक क्या एडवांटेज आ जाता है ओवर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स? तो होता क्या है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं उनको जो भी एयर मिलता है, जो भी गैसेस रिक्वायर होते हैं, लाइक दे नीड ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज ओनली रिक्वायर्ड, तो उनको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से मिल जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। बट अगर मैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उनको जो भी ऑक्सीजन मिलता है वो डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है, वो पानी में डिजॉल्व होते हैं, वहीं से वो अपना ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन उनके पास वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल के पास एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई यही एक एडवांटेज हो जाता है एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो लेट्स रीड द आंसर। Aquatic organisms takes in the oxygen dissolved in water which is in less percentage than the oxygen present in air. Terrestrial organisms can take in more amount of oxygen at a time than aquatic organisms. तो एटमॉस्फेरिक एयर से वो ऑक्सीजन अपना ग्रैब करते हैं, एक्वेटिक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ग्रैब करते हैं, इस वजह से परसेंटेज में डिफरेंस होता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो भी होता है पानी में कम पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलता है, यही एडवांटेज होता है ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। लेट्स सी द 11th number question. The 11th number question is saying what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy to various organisms? ठीक है, ये जो एनर्जी का ब्रेकडाउन, ये जो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट प्रोसेसेस में, क्या क्या डिफरेंट प्रोसेसेस होगा, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन तीनों ही प्रोसेस में ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ये कैसे हो रहा है हम देखते हैं। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है एंड फर्स्ट वो ब्रेक करता है इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड एज पायरूवेट।
अब इस पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है, एक होता है एब्सेंस में, एक होता है लैक में, एक होता है प्रेजेंस में। ये 3 कंडीशंस होते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, और ये यूजुअली देखा जाता है ईस्ट में। ईस्ट में जो प्रोसेस होता है, जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है पायरुवेट का या ग्लूकोज का आप बोल सकते हो, ये फॉर्म करता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, एंड ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इफ आई टॉक अबाउट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मसल्स में देखा जाता है, वहाँ किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एंड वी ऑल नो दैट वेरी वेल, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही जो एनर्जी होता है सबसे ज़्यादा बनता है, अराउंड 36 एटीपी नेट होता है, ओवरऑल गेन 38 एटीपी का होता है। तो ये बहुत सिंपल सा चार्ट है, ये सिंपल सा पाथवे है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अब जो भी गैसेस होती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने का जो भी काम होता है ब्लड से होता है, और ब्लड में ऐसा क्या होता है जो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं? तो ब्लड में प्रेजेंट होता है आरबीसी, और आरबीसी में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो इस ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ द ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड soluble in water and hence is transported by the blood in dissolved form। तो dissolved form में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस? कैसे लंग्स को डिजाइन किया गया है ह्यूमन बींग्स में ताकि ये गैसेस का जो एक्सचेंज है इसको मैक्सिमाइज करे? तो आपने जब लंग्स पढ़ा होगा तो लंग्स में आप में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वेलाई के बारे में पढ़ा होगा, जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, बड़ा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। वो छोटे स्ट्रक्चर्स छोटे होते हैं बट दे आर वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और उसका सरफेस एरिया भी काफ़ी ज़्यादा होता है। In human beings, lungs have tubes called bronchioles which divide into smaller tubes and terminals into a balloon-like structure called alveoli. The alveoli provide large surface area where exchange can takes place. तो small जो हमारा alveoli होता है, alveoli के अंदर surface area ज़्यादा होता है जो exchange के process को maximize करने में help करते हैं। Next question is, what are the components of transport system in human beings? What are the functions of these components? तो ह्यूमन बींग्स में ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो बेसिकली हमें यहाँ पास क्या होता है, एक हार्ट होता है, एक ब्लड होता है, एक ब्लड वेसल्स होता है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था जब हम ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन पढ़ रहे थे। देखते हैं, इन ह्यूमन बींग्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: हार्ट, ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या है? हार्ट एक्ट्स द पंपिंग ऑर्गन। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है। ब्लड, इट इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम, इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम जब ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे तो ब्लड का हमने क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें कि 55% जो कंपोनेंट होता है ब्लड का दैट इज प्लाज्मा एंड द रेस्ट 45% आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक द डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ओके। Plasma carries the food molecules, nitrogen waste, salts, carbon dioxide, hormones, proteins etc. in the dissolved form। ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो फूड होता है, इन सारी चीज़ों को डिजॉल्व फॉर्म में लेके जाने का काम करता है प्लाज्मा। इफ आई टॉक अबाउट आरबीसी, इट कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इससे एक दो सवाल पहले भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में होता है इन वाटर, यानी कि हमारा जो प्लाज्मा होता है, पानी जो प्लाज्मा होता है उसमें, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी हम सबको पता है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है, एंड प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में। मतलब आपको कहीं भी अगर कट लग जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आके उसको क्लॉट कर देते हैं, वहाँ से ब्लड को बहने से रोक देते हैं। और अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो मेजरली होती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं?
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट टू ईच एंड एवरी सेल, एंड वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है फॉर प्योरिफिकेशन, ताकि हार्ट उसको लंग्स के पास भेज सके फॉर प्योरिफिकेशन। और कैपिलरीज का बेसिकली काम होता है जो भी एक्सचेंज या डिफ्यूजन जो बोल सकते हैं वो काम होता है कैपिलरीज का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is it necessary to separate? Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals? Mammals और birds में oxygenated and deoxygenated blood को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन होगा तब भी ब्रेक डाउन हो पाएगा ग्लूकोज का, तभी जाके एनर्जी बन पाएगा। सो इस वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेली सेपरेट करके रखा जाता है, प्रॉपरली उसे अलग करके रखा जाता है। ओके, mammals and birds need large amount of energy for their life processes, and hence the oxygenated blood can help them to obtain this energy by breaking down into the food। तो यही था, ज़्यादा एनर्जी, इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वैस्कुलराइजेशन सिस्टम जो भी होता है ये क्या होता है इन हायर प्लांट्स? तो हायर प्लांट्स में देर आर वैस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड एज द जाइलम एंड फ्लोएम, जो फूड एंड वाटर का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करने में हेल्प करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर जाइलम एंड फ्लोएम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है? हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसके लिए होते हैं जाइलम्स, जाइलम इसे हेल्प करते हैं सारा पानी को ट्रांसपोर्ट होने में, सारे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट होने में। लेट्स फोकस ऑन द आंसर। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। Roots absorb the water from the soil by actively taking up the ions, creates the difference in the concentration of these ions between the root and the soil. Water enters the root cells, the water moves up, creating a column of water that is steadily pushed upward in vessels and tracheids of the root, stem and leaves, and are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. The water loss by leaves to stomata is called transpiration. It creates a suctioning pull water from the cells. ठीक है, तो एक तो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पानी ऊपर आता है थ्रू द जाइलम, एंड ऑल्सो ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल पुल एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी आता है। यहाँ जो आप वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के बारे में आपने सुना, दीज आर द जाइलम एलिमेंट्स। जब आप पढ़ोगे इन डेप्थ आगे वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, तो आप वैस्कुलर कंपोनेंट्स के बारे में, वैस्कुलर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे जिसमें जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए कौन प्रेजेंट होता है? फ्लोएम। और इस फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड phloem. Phloem transports glucose, amino acids and other substances from leaves to roots, shoots, fruits and seeds. Sieve tubes and companion cells helps in transporting the food in upward and downward directions. Sucrose-like material are transported using energy from ATP and osmotic pressure, which is caused due to water. This pressure moves the material of the phloem to the tissues which have less pressure. This pressure helps in the movement of material in plants. तो जैसे जाइलम में एलिमेंट्स थे, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, यहाँ थे सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, जो इस फूड का जो ट्रांसलोकेशन है उसको हेल्प करता है, एंड फूड में जो ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस को प्रॉपरली प्लांट्स के एक एक पॉइंट तक पहुंचने में हेल्प करता है। और फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है।
Let's see the another question. Here we have to describe the structure and functioning of nephrons. ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है. तो आई डोंट थिंक सो मेरे को आपको फिर से दोबारा बताने का ज़रूरत है. एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड आउट करके समझ सकते हैं. और अगर आपको समझ में ना आए तो आप रेफर कर सकते हैं द प्रीवियस वीडियो ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, what are the methods used by plants to get rid of excretory products? क्या क्या methods एक plant use करता है to remove the excretory products? तो let's see. Wastes excreted by the plants are, सबसे पहला gaseous waste. तो gaseous waste कैसे remove करेंगे? Stomata के through. Through stomata pores CO2 is given out during respiration and oxygen is taken out during photosynthesis. Respiration का excretory waste क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस का वेस्ट क्या होता है? ऑक्सीजन. तो दोनों का ही जो रिमूवल होता है वो कैसे होता है? वो होता है स्टोमाटा के थ्रू. इफ आई टॉक अबाउट द लिक्विड वेस्ट भी स्टोमाटल पोर्स के थ्रू ही होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. वाटर वेपर्स रिमूव आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड थ्रू द स्टोमाटल पोर्स. जो अदर वेस्ट होते हैं दे आर स्टोर्ड इन डेड लीफ सेल्स एंड द लीव्स फॉल ऑफ. पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं और जो भी वेस्ट होता है प्लांट्स उसको ट्रांसफर कर देते हैं पुराने लीव्स में. एंड जब वो शेड ऑफ होते हैं उनके साथ ही जो भी वेस्ट होता है वो गिर के निकल जाता है. Some other waste products are stored as resins and gums in old xylem of the plants and other waste are also thrown out through nodes of the soil. Gums and resins जो भी होते हैं वो stem and barks के थ्रू, lenticels के थ्रू remove out हो जाते हैं. तो this is the process and these are the parts या process या जो भी बोल सकते हो आप to remove the excretory waste in plants. And the very final question is, how is the amount of urine produced is regulated? यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है? तो लेट्स सी. हमने ये चीज़ पढ़ा भी है कि जब समर होता है तो हमारे पास जो यूरिन होता है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है क्योंकि हम स्वेट करते हैं. बट इन विंटर्स क्या होता है कि हमारा जो यूरिन का वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है. तो लेट्स सी. The amount of urine produced depends on how excess water there is in the body and how much dissolved waste there is to be excreted. On a hot day when we sweat and lose a lot of body water and salts, most of the water and salts in kidney will be reabsorbed into the blood from the filtrate into the tubule. Thus the volume of the urine produced will be less. In winter when we do not sweat a lot, a little water and salts will be reabsorbed and the volume of the यूरिन प्रोड्यूस विल बी मोर. दस देर इज अ परफेक्ट ऑस्मोरेगुलेशन इन द बॉडी. ठीक है, तो क्या होता है जब बॉडी में स्वेटिंग यानी कि समर्स में जब हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो क्या होता है कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वो कम होता है. ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कम होता है एंड ज़्यादा कम से कम पानी हमारे बॉडी से रिमूव आउट होता है. एंड जस्ट उसका उल्टा होता है विंटर्स में हमारे पास एक्सेस वाटर होता है स्टोर्ड एंड जो वाटर का जो भी लॉस होता है वो यूरिन का जो भी प्रोडक्शन होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है. तो विद दिस क्वेश्चन हमारे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन थे वो कवर हो चुके हैं. आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी फोकसिंग ऑन द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अगर आपका कंसेप्ट कहीं भी लैग कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वीडियोस की तरफ जाओ. जो भी टॉपिक से रिलेटेड है आप उस टॉपिक का वीडियोस में जाके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली. एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू ASAP. एंड if you like the video then hit the like button, do subscribe and thank you so much. All the very best.